बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग समाज में हाशियाई तबका समझने वाले समूह के बारे में पढ़ रहे। तो वैसे समूह जो समाज से हटकर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाशियाई कहते हैं। ठीक है, वैसे समूह या वर्ग जो समाज से हट के रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाशियाई कहते हैं। हाशियाई समाज या हाशियाई कहते हैं। ये समाज के हाशियाई पर स्थित समूह को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। तो हाशियाई के अंतर्गत किसको किसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोग शामिल है। इसके अंतर्गत और एक ही है, आदिम जनजाति। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से जो समाज में हम लोग देखते हैं इस तरह से इन लोगों को, तो ठीक है, जो अनुसूचित जाति होते हैं ना, ये इसको हम लोग अनुसूचित जाति को एससी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनुसूचित जाति। ये देखो अनुसूचित जाति, इसको कहा जाता है एससी। इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। इसको बोला जाता है एसटी, जो शेड्यूल ट्राइब। और पिछड़े वर्ग में आते हैं ओबीसी। ओबीसी को दो भागों में बांटा है, एक BC1 और दूसरा BC2। ठीक है, तो इतने सारे होते हैं। इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं आदिम जनजाति, माइनॉरिटी, ये सब आते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक और आदिम जनजाति आते हैं। तो यही जब हम लोगों का समाज में हाशियाई बन के आज भी जी रहे हैं, तो सोचो आदिम जनजाति तो इससे भी पिछड़े हुए होने के कारण ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। उसमें माइनॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी उस दृष्टि से हम नहीं देखते हैं, उसमें सिर्फ आदिम जनजाति को उस दृष्टि में रखा जाता है। माइनॉरिटी बोलने का मतलब जिसकी संख्या कम है, न कि उसकी रहन सहन में निम्न कैटेगरी है। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी सब नहीं आते हैं, इसमें माइनॉरिटी सब नहीं आते हैं। किसमें? समाज के हाशियाई वर्ग में माइनॉरिटी को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? उसकी जनसंख्या भले कम है, लेकिन उन लोग अपने आप में विकास कर चुके हैं, उन लोग का रहन सहन अच्छा ढंग से होता है। ठीक है, जो समाज में हायर क्लास होते हैं उसके जैसा रहन सहन होता है। जैसे आज देखो मुस्लिम लोग, ठीक है, या तो जैन बौद्ध वाला लोग, वो लोग का रहन सहन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अपने धर्म के अनुरूप वो लोग अच्छा ढंग से रह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का बात हो रहा है, ये इससे लोअर कैटेगरी में एक आते हैं आदिम जनजाति। ठीक है, तो हमारे देखो संविधान में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 341 के तहत यह निर्धारित करने का अधिकार होता है कि कौन से जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। ये जो अधिकार है, ये जो पावर है राष्ट्रपति का, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 341 के तहत है। यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 341 के तहत किसी भी जाति को वो अनुसूचित जाति तथा जनजाति में रखने का अधिकार प्राप्त करता है और वो रखता भी है। तथा आर्टिकल 342 के तहत कुछ जनजाति को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, लेकिन आज इसकी संख्या बढ़ गई है। ये उस समय की बात है जिस समय हमारे देश में संविधान बना था। ठीक है, तो उस समय यानी अभी भी आर्टिकल 342 के तहत और बहुत सारे जनजाति को इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसमें से झारखंडी का सोचो 32 जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में कितने जनजाति पाए जाते हैं? 32। इसमें से 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, इसमें 8 क्या है? आदिम जनजाति है। ये 8 आदिम जनजाति है। टोटल मिला के मेरा 32 जनजाति है। 32 में से 8 को आदिम जनजाति, यानी हम लोग उधर से लगभग 24, तो ये 24 जो अनुसूचित जनजाति हमारे झारखंड में पाए जाते हैं और 8 आदिम जनजाति, कुल मिला के मेरा कितना जनजाति पाए जाते हैं? 32 जनजाति पाए जाते हैं। 32 में से 8 आदिम और 24 अनुसूचित जनजाति और टोटल 32। ठीक है, तो ये सब जो आर्टिकल वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना। राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने का अनुच्छेद 341। और किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? 342
अनुच्छेद 342 के अंतर्गत रहा गया। अब हम लोग देखते हैं आदिवासी कौन है, ठीक है। तो पहाड़ी जंगली इलाकों में रहने वाले, जो सदियों से पहाड़ जंगल में रहने वाले लोगों को ही हम लोग आदिवासी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल तौर पे डेफिनेशन आपने आदिवासी शब्द सुना होगा, ठीक है, हम सब कोई सुने हैं कि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। इन जनजातियों को एक सरकारी सूची भी है, ठीक है, सरकारी सूची भी है। उसमें से देखो, आज सरकार के पास रिकॉर्ड भी है। देखो पहला पॉइंट देखो, पहाड़ी जंगली इलाकों में घने जंगली इलाकों या घने जंगलों में सदियों से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है तथा भारत में बहुत सारे खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र इन आदिवासियों के इलाका में है। जैसे कि जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। राउरकेला कहाँ है, ओडिशा में। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये सब इलाका में आदिवासी बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और उस इलाका में तो सोचो आज इंडस्ट्री खोल गया है, जिसके कारण आज आदिवासियों का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। लेकिन कुछ कुछ इलाके का आदिवासी आज भी पिछड़े हुए ही हैं, ठीक है। अब देखो आदिवासियों में साक्षरता, हाँ, तो हम जानते हैं कि जब आदिवासी जंगल में रहते हैं, उन लोगों का स्कूल की व्यवस्था नहीं होता है तथा समाज के हाशिए वर्ग में होने के कारण वो पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर करते हैं, जिसके कारण उसकी जो साक्षरता था, जिसको हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं, वो बहुत ही कम है। वे कुछ आदिम व्यवसाय करने लगते हैं। आदिवासी लोग आदिम व्यवसाय करते हैं, जैसे कि शिकार करना, जंगली वस्तुओं को इकट्ठा करना। जंगली वस्तुओं में से कुछ कुछ जैसे अलग टाइप का फल होता है, फिर जंगल से लकड़ी काट के उसको बेचना, उस लकड़ियों से कुछ कुछ मूर्तियाँ, लकड़ी के सामान बनाना, उसको बाजार उठा के बेचना। इस तरह का जो कुछ कुछ उन लोगों का आदिम व्यवसाय था, उसी के सहारे वो लोग जीते हैं। यानी कुल मिला के देखते जाओ तो शुरू से ही, सदियों से ही गरीबी से ही जी रहे हैं और आज भी जीते ही आ रहे हैं। और उन लोगों पर क्या, आदिवासियों पर शुरू से सभी वर्ग के लोग शोषण ही किए हैं। जैसे कि जब यहाँ पर अंग्रेज सरकार आई, ब्रिटिश सरकार, उस समय उन लोगों के द्वारा शोषण हुआ, ठीक है। फिर व्यापारी वर्ग, जो बिजनेस वर्ग के आदमी होते हैं, महाजन वर्ग के आदमी होते हैं, प्राय इन सभी के द्वारा आदिवासियों के लगातार शोषण पर शोषण होते गया है, ठीक है। अब देखो आदिवासी समाज इस कारण भी बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि उसमें कोई समाज के श्रेणी या पदक्रम के ऊंच नीच नहीं होते हैं। इसीलिए उन्हें उन समुदाय जाति वर्ग के सिद्धांतों के आधार पर जो शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। अब आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। ये भी हम लोग देखे होंगे कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं जो उन समस्त धर्मों से भिन्न है। हम लोग जो जिस धार्मिक रीति रिवाज का हम लोग ये करते हैं, लेकिन आदिवासियों में अलग से अपना जनजातीय धर्म अलग होता है, ठीक है, जिसके विषय में हमने यह सुन रखा है। जैसे हिंदू धर्म, हम लोग तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ठीक है, पारसी धर्म, ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जो अलग अलग धर्म में उसको बांटा गया है, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में भी हम लोग देखते हैं, हिंदू धर्म को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। ये तो मेरा नॉर्मल जनजातीय धर्म है। जैसे कुछ हिंदू धर्म तो हम लोग जानते हैं, इस्लाम धर्म जो मुस्लिम लोग मानते हैं, ईसाई धर्म जो क्रिश्चियन लोग मानते हैं, जैन धर्म जो जैनिज लोग मानते हैं, बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो लोग मानते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म जो पारसी लोग, मतलब ईसाई और पारसी लोग जो अपना पारसी धर्म को मानते हैं। इस तरह से जो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग रीति रिवाज के कारण रहन सहन करते हैं, उनमें से हम देखते हैं वे अक्सर अपने पुरखों और पूर्वजों तथा ग्राम आत्माओं के प्रकृति के उपासना करते हैं, ठीक है। और ये सब हम लोग देखे हैं कि अपने पूर्वज जो भी जिस चीज़ की पूजा करते थे, आज हम लोग उसी का पालन करते हुए, उसी का पूजा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग धर्म, मतलब जातियों का अलग अलग धर्म है, ठीक है। अब देखो आदिवासियों की अपनी भाषाएं होती है, ठीक है। हम लोग जानते हैं आदिवासियों का अपना अलग अलग भाषाएं होती है, ठीक है, जो अत्यंत ही पुरानी है। उनकी भाषा हमें आज भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। उनकी भाषाएं में से सबसे प्रमुख है, देखो, संथाली,
मुंडारी, हो, उरांव, कुड़ू, ठीक है, सोहरी पहाड़िया, ये जो अलग अलग पहाड़िया, करमाली, जो अलग अलग जनजाति का अलग अलग अपना लोकल भाषाएं होते हैं जो अत्यंत ही पुराना है, ठीक है। तो उनमें से सबसे जो प्रमुख है बोल रहा है संथाली, मुंडारी, हो, उरांव, कुड़ू, करवाली, करमाली, ये जो अलग अलग, ठीक है, भाषाएं हैं आदिवासियों की। अब देखो आदिवासियों की प्रचलित छवियाँ, क्या क्या छवि है आदिवासियों का, ठीक है। आदिवासियों को प्रायः एक खास तरह से पेश किया जाता है। वे अधिकतर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट पहने हुए, समूह में नाचते गाते दिखाए जाते हैं। आज भी हम लोग आदिवासी लोग देखते हैं, जैसे कर्मा में, जितिया में, सरहुल में जो नृत्य गान करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, देखो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट रहेगा, पगड़ी रहेगा, पहने हुए समय नाचते गाते दिखते हैं। आदिवासी पर भी यह विशेष आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। हाँ, आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे मुख्य कारण वो नहीं है, वो हमेशा बढ़ना चाहते हैं, परंतु उसको दबाया ही जाता है, बढ़ने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो बदलाव या नए विचार से दूर रहना चाहते हैं। ये आदमी या लोगों का कहना है, लेकिन एक्चुअली उसको भी यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ेंगे। इसीलिए बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और उनके जीवन में बुरे किस्म और पिछड़ा हुआ ही रहता है। तो कुछ लोगों का ये सोच होता है कि आदिवासी खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और वे अपने पुराना परंपरा ढंग से ही जीने का प्रयास करते हैं, और इसी गलतफहमी में कुछ आदिवासी यदि बढ़ना भी चाहते हैं तो वह आगे बढ़ नहीं पाते हैं और वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है। आदिवासियों के विस्थापित होने का कारण, देखो आदिवासी विस्थापित क्यों हुए। जंगल अथवा आदिवासी इलाकों में हमेशा से खनिज पदार्थों, लकड़ी अथवा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसीलिए राज्य की वन नीतियाँ, उद्योग के विस्तार, ताकतवर गुटों और जोर जबरदस्ती के कारण आदिवासियों को उनके भूमि से विस्थापित किया जाता है। तो जिस इलाका में आदिवासी रहा जाता है उन इलाका में जैसे कुछ खनिज संसाधन का खान मिल गया, या तो कुछ ऐसे मतलब खनिज मिल गए, या तो वहाँ पर ऐसे इलाका रह गया जहाँ पर उसको सामने खनिज निकल रहा है और वहाँ पर क्या करती है, कंपनी लगाई जाती है, जिसके कारण आदिवासियों को मजबूरन वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। देखो वो लोग हमेशा प्राय जमीन जंगल और उधर पहाड़ी इलाका में रहते हैं, तो वैसे पहाड़ी इलाका में क्या क्या रहते हैं, बहुत सारे खनिज संसाधन का भंडार मिल जाता है, जिसके कारण उसी के बगल में कंपनियां खोल दिया जाता है, जिसके कारण आदिवासियों स्वतः अपने इलाका से विस्थापित होता जा रहा है। आज तक वही हो रहा है, ठीक है। सरकार के द्वारा उनकी ज़मीनों को खनन एवं विशाल औद्योगिक योजनाओं के स्थापना के उद्देश्य से छीना जाता है और छीना गया भी है। इमारती लकड़ी, खेती और उद्योगों के लिए जंगल विस्तृत क्षेत्रों को साफ किया गया है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों से पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापित होने वाले 50 से 80% तक आदिवासी हैं। सबसे ज़्यादा दुखद यह है कि कभी भी सरकारी योजनाओं का बहाना बनकर उनकी ज़मीनें छीनी गई है और कभी बिना बहाने ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को बेदखल कर दिया गया है, और बहुत बार तो निर्धारित प्रक्रिया में भी पूरी नहीं की गई है। उसमें से कुछ जब ज़मीन से उन लोगों को विस्थापित किया जाता है तो कुछ सहायता यानी उन लोगों को ज़मीन का कुछ कीमत देने की बात होती है, लेकिन एक बार वो लोग विस्थापित होने के बाद उसका कीमत भी उससे नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विस्थापन का आदिवासियों का प्रभाव, जब वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। देखो उपयुक्त कारणों से आदिवासियों को अपने परंपरागत निवास स्थान छोड़कर आजीविका की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा है, ठीक है। उनसे अधिकांश निरक्षर थे और जिस कारण से वो मामूली नौकरियों के लिए भी बाध्य है। उनमें से अधिकांश को उद्योगों अथवा निर्माण स्थल में मजदूरी का कार्य मिल गया और अधिकतर आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। वे स्वयं अभावी के शिकार हैं और उनके बच्चे कुपोषण तथा उससे संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं। देखो उन लोग हमेशा क्या करते हैं, जब विस्थापित इलाका में कुछ रोजगार रोटी नहीं कमाएगा तो उस समय उस कंपनी में काम करते हैं और पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण उसे लेबर का काम करना पड़ता है, मजदूरी का,
और उसी के कारण उसके बच्चों में तरह तरह के सही से खान पान नहीं होने के कारण उसे तो बच्चों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। उनमें से प्रमुख बीमारी है कुपोषण तथा उससे संबंधित बहुत सारे बीमारी, ठीक है, उससे संबंधित बहुत सारे बीमारी से ग्रसित होते हैं। अब देखो आदिवासियों और विकास। तो देखो हम सभी जानते हैं कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी जैसे खनिज, कोयला, हीरा, मोम, लाख, शहद, जड़ी बूटियाँ, बहु उपयोगी लकड़ी आदि सभी जंगलों में ही मिलते हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं? जंगल में। जंगलों में ही बहुत सारे नदियों को पानी मिलता है। इन्हीं खनिज पदार्थों एवं प्राकृतिक संसाधनों के भरमार के कारण जंगल भारत का प्राचीन सभ्यताओं एवं साम्राज्यों का विकास का महत्वपूर्ण जगह है। तो ये जितने भी तरह का खनिज संसाधन का आज हम लोग उपयोग करते हैं, सभी कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है देखो, सब जंगल में ही पाया जाता है। इन्हीं के कारण आज हम इतना डेवलप कर पाए हैं, विकास कर पाए हैं, ठीक है। अब देखो आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाए जाने का अर्थ केवल यह नहीं है कि उनकी आमदनी का स्रोत समाप्त हो गया। इसका वास्तव में अर्थ यह है कि उन्होंने अपनी परंपराएं और रीति रिवाज भी गिरा दिए। उसमें से अपना रीति रिवाज होता है वो चीज़ भी अपना खो देते हैं, जिसका वास्तव में मतलब है कि उन्हें अपना जीने का तरीका और अस्तित्व भी खो दिया है। तो उसका आमदनी पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ जो उसका रीति रिवाज, पहना, रहन सहन का जो तौर तरीका और अपना जो संस्कृति ही नष्ट हो जाता है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग ओबीसी बोलते हैं, ठीक है। देश का आबादी का लगभग 52%, ये पूछता है देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत पिछड़ा वर्ग पाए जाते हैं, तो 52%, ठीक है। कितना प्रतिशत जनजाति पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति 8%, ठीक है। ये याद रखोगे। हमारे देश की कुल जनसंख्या में लगभग 52% यानी 52% क्या पाए जाते हैं, ओबीसी, और 8% अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। अब देखो अल्पसंख्यक समुदाय। अब हम लोग देखते हैं अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक समुदाय उससे कहा जाता है जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखो अल्पसंख्यक शब्द जिसको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं, सामान्यतः उन समुदायों के लिए प्रयोग किया गया है जिनकी संख्या शेष आबादी की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। तो जो जिसकी आबादी संख्या बहुत कम है, ऐसा नहीं कि वो आदिम जनजाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, नहीं। उन लोग का रहन सहन, कल्चरल सब कुछ विकास, यानी जो अपर कास्ट के आदमी होते हैं, अपर कास्ट के वर्ग हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उन लोगों के इक्विवेलेंट ही है। लेकिन उन लोगों की जनसंख्या में कमी होने के कारण, बाकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम होने के कारण उसको अल्पसंख्यक में रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जिन समुदायों को अल्पसंख्यक श्रेणी में अधिसूचित किया गया है वह है मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, ठीक है। ये सबको क्या किस में रखा गया है, तुम लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है कि अल्पसंख्यक कैटेगरी में किसको रखा गया है, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इतने सारे समुदाय, ठीक है। इन सबको अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा गया। ऐसा नहीं कि इन लोगों का रहन सहन और समाज के हंसिए से मतलब हंसियाई में है, नहीं, ये समाज में हंसियाई नहीं है, बल्कि इनकी जनसंख्या कम है, दोनों में अंतर है, ठीक है। समाज में हंसियाई उसको कहते हैं जो वर्तमान समाज में वो जी नहीं पाते हैं, यहाँ का रहन सहन में वो जी नहीं पाते हैं, वो अपना परंपरागत तरीका से अपना रहते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना भी उसी तरीका से करते हैं। उसको हम लोग हंसियाई या आदिवासी या कहते हैं, या अनुसूचित जाति या जनजाति पिछड़े वर्ग में रखा गया है। जबकि अल्पसंख्यक में जिसकी जनसंख्या बाकी जनसंख्या में बहुत कम है उसको रखा गया है, जबकि इनका रहन सहन सामाजिक तौर तरीका से ही अच्छे ढंग से होता है। तो कम जनसंख्या होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है। इन समुदायों के लोगों की संख्या, तो देखो इन समुदायों के लोगों की संख्या देश के कुल आबादी के लगभग 18.5%। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा देखो कि
अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग कुल आबादी का 52%, अनुसूचित जनजाति 8% और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी 18.5%। ये तीनों को याद रखा जाता है कि क्या याद रखा जाता है? अल्पसंख्यक देखो 18.5%, अनुसूचित जनजाति 8%, ओबीसी 52%। इसको याद रखो, ये ठीक है। अल्पसंख्यक में मुसलमान भारत की जनसंख्या का था, उसमें से मुसलमान का अल्पसंख्यक मुसलमानों में से 13.4% है तथा उन्हें हाशियाई समुदाय माना गया है। इसका कारण यह है कि दूसरे समुदाय के मुकाबले में उन्हें निरंतर सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रखा गया है। ये उस समय की बात है, लेकिन आज उन्हें अल्पसंख्यक होने के नाते उसका सारा जो बेनिफिट होता है उसको मिल जाता है। विभिन्न संकेतों से यह बात स्पष्ट पुष्टि की जाती है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, सरकारी नौकरियां में भी वे पिछड़े हुए हैं। ये उस समय की बात है जिस समय भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज मुसलमान को देखो, कुछ मुसलमान तो पिछड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान अपना क्या करते हैं? अपने मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि वो अपने हक के साथ नौकरी कर रहे हैं। मुसलमान को कि इस हसियाकरण के कारण कुछ परिस्थितियों में वे उन इलाकों से निकले हुए हैं और जहां वह रहते आए हैं, और कहीं ना कहीं वे पूर्व और घृणा करते हैं। तो देखो, मुसलमान के इस हसियाकरण के कारण यहाँ हम लोग देखते हैं कि हसियाकरण के कारण कुछ परिस्थितियों में उन इलाकों से निकलने लगे हैं जहाँ वे रहते आए हैं। कहीं कहीं ये पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा से जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को उस नज़र से देखा जाता है, उन लोग कुछ ऐसे हरकत वाले काम भी करते हैं जिसके कारण आज हम लोग मुसलमान को आदमी घृणा की दृष्टि से देखता है। जितने भी दंगे, फसदे, अलग अलग जो काम करते हैं आज मुसलमान के द्वारा ही किया जाता है, और इसके कारण हमारे समाज के लोग मुसलमान को हास्यकरण तथा उसे घृणा और हिंसा की दृष्टि से देखते हैं। अब देखो, सारांश में दिया है, समाज का वह वर्ग जो मुख्य धारा से अलग थलग कटा सा रहता है तथा जो सामाजिक राजनीतिक सत्ता से वंचित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हसियाई वर्ग कहते हैं। ये देखो उसका डेफिनेशन। इन वर्गों में हीन दृष्टि से देखा जाता था और इनके ऊपर प्रतिबंध थोपे गए थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग अथवा पार्श्ववर्ती वर्गों के हसिया लोगों के श्रेणी में आते। ब्रिटिश शासकों एवं समाज में दबंगे लोगों, आदिवासियों को उनके भूमि और संस्थानों से वंचित किया। अब देखो, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की सूची मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक है, तीनों का परसेंट। इस तरह से देखो हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन बहुविकल्पीय, फिर देखो यहाँ पर आया एक क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर देखो ऐसे करने से बहुविकल्प का जो क्वेश्चन है जितने सारे, ये सब बना लेना है। रिक्त स्थान को बना लेना है, उसके बाद सही गलत बना लेना है, प्रश्नोत्तर को पूरा का पूरा एक्सरसाइज बना लेना है। तो भारत के मानचित्रों पर कुछ स्थानों पर अंकित किए गए आदिवासी निवास करते हैं, तो ये मानचित्रों वर्ग है, ठीक है। तो ये भी बना लेना है। 6 तक परियोजनाकार को छोड़ देना है, मानचित्र कार्य तो तुम लोग बना सकते हो। एक मानचित्र बनाना और वैसे इलाका को इंडिकेट करना जहाँ पर आदिवासी जनजाति पाए जाते हैं। तो उसमें से देखो प्रमुख रूप से झारखंड को इंडिकेट कर देना है, झारखंड के बाद मध्य प्रदेश को कर देना है, छत्तीसगढ़ को कर देना है, राउरकेला को कर देना है, हरियाणा उधर राजस्थान को कर देना है। बस ऐसे कुछ इलाका को दिखा देना। इस तरह से हम लोग देखें कि ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।